हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन समकालीन भारत में शिक्षा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। और ये क्लासेस हमारी 4 इससे पहले की बाकी की थर्ड क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ। आपसे पेपर में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबका आंसर सेम लिखने। तो देखिए, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा करें। नारी शिक्षा के संदर्भ में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की शिक्षा दर्शन में क्या भूमिका रही, उनकी विशेषता पर प्रकाश डालें। सावित्रीबाई फूले नारी शिक्षा में योगदान, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीनों क्वेश्चन एक ही है, 3 टाइप से पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो हमने प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है उसमें हमने आपको क्लासेस पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बना रखी है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद जो हमने आपको क्लासेस फर्स्ट में आपको गांधी जी के दर्शन के बारे में बताया था। इसके बाद जो आपको सेकंड और थर्ड क्लास है, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये क्लासेस गाइस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट की भी है और आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी है। ये जो आपका स्टडी मटीरियल है, कुछ स्टूडेंट के पास तो ये थर्ड सेमेस्टर में दिए गए थे, तो कुछ के पास फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये 2 क्लासेस में जो आपकी चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, ये नहीं देखना है कि यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर लिखा है तो ये आपका सिलेबस नहीं है या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, ये थर्ड सेमेस्टर से कोई इशू नहीं है। तो इसे काट के आप यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो जो आपका चैप्टर 4 है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस सिलेबस यहाँ अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। तो यहाँ से फाइनली जो आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले जो ज्योतिबा फूले शिक्षा व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, पहले इनके बारे में देखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में जो सावित्रीबाई है इसी में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ज्योतिबा का मानना था कि केवल शिक्षा ही निचली जाति और महिलाओं के लिए न्याय का विकास पहुँच की ओर ले जाती है। तो उनका ये मानना है कि जो शिक्षा के जरिए जो न्याय की व्यवस्था की जाएगी और जो महिलाओं का विकास होगा वो शिक्षित होंगे, तो ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की प्रगति केवल शिक्षा से ही संभव है और उन्होंने शिक्षा को समाज में क्रांति के उद्घोषण के रूप में देखा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षा के माध्यम से ही ना विकास हो सकता है और जो प्रगति हो सकती है, और एक शिक्षा को समाज में क्रांति का माध्यम भी समझा। शिक्षा एक मानव अधिकार है और उन्होंने शिक्षा को एक मानव अधिकार बताया कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महात्मा फूले के दर्शन का सार शैक्षिक अवसरों की है। तो जो महात्मा फूले, उनकी जो सार कहते हैं ना, जो शैक्षिक अवसरों की समानता है, ठीक है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 महात्मा फूले द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक अवसरों की समानता के दर्शन की जीत का प्रतीक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया और वस्तुतः महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर खोलने की नींव रखी। तो जो महात्मा फूले, उन्होंने ये जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए भी नींव रखी गई और जो महिलाओं की शिक्षा के प्रति काम किया। और उनके जो संविधान में 45 अनुच्छेद में जो महात्मा गांधी ने अवसरों की समानता की बात की थी, उन्हीं को यहाँ रखा गया है। और देखिए, एक हसिया के वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये सच था, इसलिए उन्होंने 1848 में बुधवार पैठ में एक बालिका विद्यालय खोला। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनके विचार क्रांतिकारी थे। तो जो उन्होंने एक विद्यालय का भी निर्माण किया था, कहाँ पर किया था, जो हसिया वर्ग के लोग होते हैं महिला, उनके विशेष में किया था। और उन्होंने ना क्रांतिकारी जो पहलू होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा को देखा। अब देखिए, जो उनके शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषता, तो जो विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पॉइंट लिखे तो देखते हैं। अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा, फूले ने अपने प्रतिनिधित्व में मुंबई प्रेसिडेंट में शूद्रों, महारों, मांग और मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा के उपेक्षा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा के कारण के लिए बहस करते हुए उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व देने का वकालत की। उन्होंने कहा कि मुंबई प्रेसिडेंट में लगभग 9-10 गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं था और जोर देकर कहा कि सरकार के आपसी स्कूलों में शिक्षा के प्रसार की जांच करना होगा।
तो उन्होंने एक बम्बई में जो प्रेसिडेंट हुआ था, जो मीटिंग कह सकते हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो उन्होंने इस बात की नींव रखी कि सभी बच्चों को जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, और 9 से 10 गाँव ऐसे होते हैं जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो उन सभी गाँवों में व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी अपने स्कूलों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास हो, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। जो आपका सेकंड पॉइंट है, शिक्षा को मानवतावादी मूल्यों का विकास करना चाहिए, और जो शिक्षा के द्वारा जो मानवतावादी होते हैं ना, मानवतावादी के विकास करना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब महिला और वंचित लोगों की शिक्षा में स्वच्छता प्राथमिकता दी जाए, और शिक्षा सभी लोगों के लिए एक बाध्यकारी शक्ति हो। तो देखो, कोई भी स्थापना है, सामाजिक न्याय जब ही संभव होगा जब व्यक्ति शिक्षित होगा, अपने अधिकारों को जान सकता है, अपने जो अधिकार से वंचित रखा गया उसे शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखो, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि हमारे कौन से अधिकार, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, उसे पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, और सभी को जो प्राथमिक शिक्षा को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति उसके योग्यता अनुसार है उसे पर्याप्त वेतन भी देना चाहिए पैसे काम के लिए। जो आपका थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक क्षमताएं ज्ञान को उचित रूप से तभी जोड़ा जा सकता है जब शिक्षा परिवेश क्षमता और क्षमताओं को विकसित करने में समक्ष होगी। तो देखो, जो भी माध्यम होते हैं व्यावसायिक करने के, जो शिक्षा प्राप्त करने के, तो उसे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। उनके अनुसार लॉर्ड मैकल द्वारा प्रतिपादित डाउनवर्ड टेंशन सिद्धांत दार्शनिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह आम जनता की अपेक्षा करता है। तो जो आम जनता की अपेक्षा करेगा ना, वो सिद्धांत सही नहीं बताया जा रहा है। तेजपाल 2020 उनके अनुसार जो छात्र योग्य है उन्हें छात्रवृत्ति और पुरस्कार की आवश्यकता है, और उन्हें सरकार से प्राप्त करना चाहिए। जो मतलब एक तेजपाल है, 2020 में इन्होंने ये बताया कि जो भी छात्र जो योग्यता अनुसार है, जो पुरस्कार प्राप्त करने लायक है, उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, छात्रवृत्ति देना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये तो आपको ऊपर जो ज्योतिबा फूले उनको अकॉर्डिंग पता चला। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन बनता है, सावित्रीबाई फूले ने निभाई शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका। तो इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, तो ये देखते हैं। ठीक है, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले आधुनिक भारतीय शिक्षा के अर्गदूतों में से एक थी। तो जो ज्योतिबा फूले हैं, उनकी जो पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फूले। तो पहले तो उनके बारे में हमने देखा, अब सावित्रीबाई फूले के बारे में देखते हैं, उनकी शिक्षा में क्या क्या भूमिका रही। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे में लगभग 50 किलोमीटर दूर पर पुणे सांतरा रोड पर स्थित नायगांव में एक किसान परिवार में हुआ। तो ज्योतिबा फूले की पत्नी जो सावित्रीबाई है, उनका जन्म है जो 3 जनवरी को हुआ था 1831 में, और एक गांव में हुआ था जो पुणे गांव है उसमें, और किसान परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। वहाँ लक्ष्मी और खंडोजी निवेश पटिया की सबसे बड़ी बेटी थी, और वो जो लक्ष्मी होती है उनकी माता का नाम था, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। 9 वर्ष की आयु में 1840 में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फूले से हुआ। तो जो सावित्रीबाई फूले, उनके जो 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। कब की गई थी, 1840 में। किससे की गई थी, तो जो ज्योतिबा फूले होते 13 साल के थे उस समय, तो उनसे की गई थी। उन्होंने पहले कभी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, और जो सावित्रीबाई उनसे पहले कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, शादी से पहले वो अनपढ़ थी। ठीक है, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फूले ने अपने समाज और परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्हें शिक्षित किया। और जो ज्योतिबा फूले, उनके परिवार वाले विरोध कर रहे थे कि स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और शिक्षित किया। 1841 में ज्योतिबा ने शिक्षा बनने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा शुरू की। उच्च जातियों और प्रतिकारीवादियों ताकतों के कड़े विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए शिक्षण अवसरों को खोलने में उनकी भूमिका अहम और दोष से सिद्ध रही। तो जो ज्योतिबा फूले अहम भूमिका निभाई है किसमें, तो जो महिलाएं होती हैं उनके जो शिक्षा अवसरों को प्राप्त करने में। सावित्रीबाई फूले वास्तव में एक आदर्श है, वह क्रांतिकारी की चिंगारी लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो जो सावित्रीबाई फूले वाले जो है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो शिक्षा प्राप्त हुई है सभी महिलाओं को, क्योंकि वो भारत की पहली महिला मानी जाती है जिन्होंने जो शिक्षा को उजागर किया, और उनकी चिंगारी उन्होंने लगाई कि सभी व्यक्तियों में शिक्षा होनी चाहिए। निचली जातियों की लड़कियों और बच्चों के लिए इसे खोलकर भारतीय शिक्षा वही थी, और निचली जाति होती है लड़कियां, सभी के लिए जो शिक्षा के अवसर खोल दिए गए थे। भारत में सभी बच्चों के कल्याण
के एजेंट के मूल में सार्वभौमिक बाल संवेदनशील बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से सुधार शिक्षा धारणाओं को रखने वाले पहल भारतीय मानस 2007 के अनुसार सावित्रीबाई फुले ने आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षित है। तो 2007 के अनुसार ये बताया जा रहा है ना कि जो सबसे पहली जो महिला है वो शिक्षित कौन है, तो सावित्रीबाई फुले है। वह महिला और अछूतों के लिए शिक्षा की एक क्रांतिकारी समर्थक थी। और जो अछूत लोग होते, जो महिलाएं होती है ना, उनके उस साथ में वो खली उनके लीडर के रूप में वो सामने आई और एक क्रांतिकारी महिला थी कि जो लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक थी। महिलाओं के अधिकारों की चैंपियन आगामी कविता का एक मील का पत्थर। तो जो महिलाओं का जो चैंपियन होता है, जो लीडर होता है, वही थी और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह साहसी जन नेता जाति और सत्ता की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा था। सावित्रीबाई ने निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता पहचान थी। जो सावित्रीबाई की अपनी निश्चित खुद की एक स्वतंत्र पहचान उन्होंने अपनी बना ली थी और जिसके जरिए शिक्षा के प्राप्त होने के जरिए। तो इनकी विशेषता क्या है, तो यहाँ देखिए, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने उचित शिक्षा की आवश्यकता को भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकताओं के रूप में आवश्यक माना। तो उन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा होती है उस पर जोर दिया गया और ज़्यादातर उन्होंने किस शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश की, जो भोजन, पानी, आश्रय होते हैं ना, इनकी ज़रूरत आप सभी को होती है। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा के भी महत्व को बताया कि जैसे आपको इन सब की जरूरत है उसी टाइप से शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह हजारों महिलाओं की मुक्ति और उनके सपनों को पूरा करने का कारण था। और जो महिलाएं और लड़के सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिसके जरिए वो अपना विकास कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और अज्ञानी सत्तात्मक के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पिता के साथ कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने के लिए काम किया और विधवाओं की सुरक्षा के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह नाम से एक घर की स्थापना की। औरत, तो देखो उन्होंने ये भी किया था कि जो बच्चों को जन्म लेते ही मार देते लड़कियों को, वो भी बंद कराया। उसके लिए भी, और जो सत्ता की जो परंपरा होती है उसे भी उन्होंने खत्म किया। और एक जो घर में जो लोग होते हैं, जो विधवा लड़कियां होती हैं, उनकी जो पति मर जाते हैं उनके लिए एक नाम दिया, एक नाम के जिन्हें औरत कहा गया, वो घर की स्थापना की। पाठ्य चर्चा सावित्रीबाई के लिए शिक्षा केवल वर्णनुक्रम शिक्षा नहीं थी बल्कि मन का भी विकास था। ज्योतिबा सावित्रीबाई के लिए शिक्षा समाज में अमूल्य चालू परिवर्तन लाने का एक साधन थी। यह तरह के समाज के परिवर्तन का एक साधन है। उनका मानना था कि बच्चों के उपयोगी व्यापार, शिल्प, स्कूल के एक संकलन, औद्योगिक विभाग में सीखना चाहिए ताकि बच्चे आराम से और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन का प्रबंध कर सके। तो जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, उन दोनों का मानना ये था कि जो बच्चे होते, जो लोग होते, जो शिक्षा के जरिए अपना विकास कर सकते, अपना व्यापार कर सकते, अपना उत्पादन कर सकते, कुछ भी उसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, आराम से और स्वतंत्र से अपने जीवन यापन का जो व्यवस्था कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका, उनने स्कूल में हर बच्चे के स्वास्थ्य पर का ध्यान रखा और बच्चों के कुपोषण को कम करने की पहल की। उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने की कोशिश की। सावित्रीबाई ने 184 साल पहले बच्चों का बीजापा देकर एक मिसाल कायम की। तो देखो, पढ़ने का तरीका मतलब कि जो बच्चे कोई बीमारी का शिकार है तो उनके बच्चे को लिए प्रोत्साहित करती थी कि उनको स्वस्थ रहना चाहिए और उनको इलाज कराने का भी व्यवस्था की जा रही थी। और जो बच्चे स्कूल छोड़ते थे उनको वो हिम्मत देते थे कि ये नहीं करना चाहिए। उनके माता पिता को उन्होंने समझाया और सबको कायम किया अपने मिसाल के रूप में। वह लघु कथाएं सुनाकर, कविता पढ़ाकर और खेल शुरू करके नवीन रूप से पढ़ाती थी। और वो कविता, कहानी, जो खेल कूद के माध्यम से ही स्टडी कराती थी। उनकी कविता और अन्य रचना हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। और जो भी कहानी, कविता बताती, दूसरों को जो प्रेरणा मिलती थी उससे। वे छात्र के माता पिता से लगातार संवाद करती रही और हमेशा उन्हें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के लिए प्रेरित करती रही। और जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनसे बातचीत करती रही, जिससे कि उनके जो बच्चों के विकास के लिए उनको प्रेरित करती रही कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जो 5th पॉइंट है, सावित्रीबाई फुले ने भी कविता के माध्यम से लोगों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने मराठी कविता के आगामी माना जाता था। 1854 में उनके 2 कविता संग्रह काव्य फूले और 1892 में वनम काशी संबोध रत्नकार
प्रकाशित हुआ। दोनों ने अंग्रेजी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। तो जो सावित्रीबाई फुले वो कविता के माध्यम से ना कुछ पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए थे, जिसके द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, उस पर जोर दिया जाने लगा। वह अपने लिए उपहार स्वीकार करने के बजाय एक पुरस्कार समारोह में स्कूल के लिए एक पुरस्कार मांगने जैसे छात्रों को प्रेरित करती थी। उन्होंने युवा लड़कियों को पेंटिंग, लेखन और अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित किया, और जो पुरस्कार मिलते हैं ना, उसके जरिए ये कहते थे जो स्कूल के अंदर एक पुरस्कार बनाया जाए जिसके जरिए छात्रों को प्रेरित मिले, उसका विकास हो, और जो लड़कियों को पेंटिंग, लेखन और अन्य गतिविधियाँ होती है वो सब उन्होंने सिखाया, उसके लिए प्रेरित किया। तो देखिए अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। ज्योतिबा फुले भारतीय शिक्षक थे जिनके शिक्षा पर क्रांतिकारी विचार को भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा सम्मिलित किया गया। वे गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि वाले व्यावहारिक व्यक्ति थे। मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को महिलाओं शिक्षा के क्षेत्र में आज के आधुनिक भारतीय समाज में बहुत आवश्यक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान का उल्लेख किए बिना भारत में महिला शिक्षा के इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकते। उन्हें सही मायने में महात्मा कहा जाता है। तो देखो, जो ज्योतिबा फुले एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की और उन पर जोर दिया, और उन्होंने महिलाओं को शिक्षित भी किया था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, फिर उसके बाद जो उनकी पत्नी ने बाकी महिलाओं को शिक्षित किया। और ये एक महान कहते हैं ना, महान आत्मा, जैसे महान कुछ भी कह सकते हो, तो वो माने जाते हैं। तो ये यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। और ये महिलाओं की शिक्षा में ना सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, ज्योतिबा फुले का। अगर ये नहीं होते तो किसी भी महिला को शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमने आपको बताया था कि जो आपका चैप्टर कंप्लीट है 4, 2 वीडियो में, क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड में, उसमें बस आपको सेमेस्टर थर्ड लिखा है, तो उससे कोई इशू नहीं है। सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए वीडियो है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।